हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि हमने जो है एमसीक्यू की सीरीज प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज है कॉमर्स के, उसकी सीरीज आप लोगों की डिमांड पर स्टार्ट की है। तो उसी का नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा यहाँ पर। तो जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपसे कनेक्टिविटी बन रही है टीचर के साथ, तो आप क्या शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जो है अपने टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा, क्रेडिट विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। क्रेडिट यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया बच्चे, और मोस्टली ये जो चारों पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, इनसे क्वेश्चन जो हर एक कॉमर्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या कहना चाहता है कि क्रेडिट जो होगा वो आपका कैसे, क्रेडिट विल कॉन्ट्रैक्ट, कि क्रेडिट कैसे संकुचित होगा, कैसे आप साख का संकुचन करोगे। मतलब मनी आपकी जो मार्केट है उसके अंदर ज्यादा है, आपको मनी का सर्कुलेशन क्या करना है, कम करना, वो होता है क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा होता है इसका एक्सटेंशन, जिसमें आप क्या, लोगों के पास पैसा नहीं, आप चाहते हो लोगों के पास पैसा आए। तो इसके लिए कुछ मेजरमेंट उठाए जाते हैं जिनको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। तो वही सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले हम एक बार के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हम जो डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद आप बताना कि क्या होगा आपके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर। तो जो बैंक रेट दे रखा है, इसने रिवर्स रेपो रेट दे रखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन दे रखा है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मोस्टली, एस्टेट के अंदर भी और जो आपका नेट है उसके अंदर भी। तो होप सो आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस रहेंगे। और ये जो सीरीज है वो हर एक कॉमर्स फील्ड से जुड़े, अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो तो उन सब के लिए यूजफुल रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले वही आपको बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड की जाती है, उसमें जो ये सारे फैक्टर हैं हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब है कि जो आपकी तरलता को मनाता है, तरलता देखता है कि कैश कितना है कितना नहीं है मार्केट में, तो वो आपका इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या है, आपका दो फैक्टर रहेंगे। सबसे पहला होता है रेपो रेट। रेपो रेट कौन सा रेट होता है बच्चे, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है वो शॉर्ट रन के लिए कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है या एक तरह से पैसे देता है। तो जिस रेट पे आरबीआई लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंकों को, उसको क्या बोल देते हैं हम, रेपो रेट बोल देंगे। और आरबीआई परचेज सिक्योरिटी, यानी कि एग्जांपल उसने बता दिया। इसके बाद इसका अपोजिट रहता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगा बच्चे, रेपो रेट से बिल्कुल उल्टा। मींस जब क्या करेगा जो कॉमर्शियल बैंक है, द रेट और विच द आरबीआई बोरो मनी, एक में तो वो क्या कर रहा था, रेपो रेट में जो है दे रहा था, अब वो क्या करेगा, आरबीआई जो है वो बोरो करता है, लेता है, किससे, कॉमर्शियल बैंक से। जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेता है उसे क्या बोल दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, मैंने बोला कि सर्कुलेशन जो है मनी का ज्यादा है या कम है, इसके लिए मेजरमेंट किए जाएंगे। तो देख मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ स्टेप उठाए जाएंगे, तो वो ये स्टेप हम पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होगा, मान लिया कि आपके मार्केट के अंदर जो है पैसा लोगों के पास ज्यादा है, चाहती है बैंक एक टाइट पॉलिसी लेके आए कि लोगों के पास पैसा कम रहे। टाइट पॉलिसी उसको बोलेंगे जिसमें आप ये सोच रहे हो कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, आपको लोगों के पास पैसा कम करना है। साख का संकुचन जब आपको करना होता है, क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, संकुचित करना होता है, तो आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप पॉलिसी जो लेके आते हो वो होती है टाइट मनी पॉलिसी, राइट। टाइट मनी पॉलिसी लेके आओगे, ठीक है। तो अब देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या रहेगा, इफ आरबीआई वांट टू सिग्नल टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, अगर वो चाहती लोगों के पास पैसा कम रहे, तो आरबीआई क्या करेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आपकी लेके आएगी। और उस टाइम पे उसे क्या करना होगा, लोगों के पास पैसा कम करना है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देगी, ठीक है, इंक्रीज कर देगी रेपो रेट को।
तो इट विल इंक्रीज द रेपो रेट एंड बैंक विल इंक्रीज देयर लीडिंग रेट लैंडिंग रेट। तो अब क्या करेगी बैंक ने, देखो आरबीआई ने अपना रेट बढ़ा दिया, और ये जो रहेगा रेपो रेट, ये भी आपको याद रखना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकाल के लिए जब पैसे चाहिए होते हैं उस टाइम पे जो रेट यूज किया जाएगा आपका रेपो रेट रहेगा। रेपो रेट जिसपे कॉमर्शियल बैंक पैसा लेता है आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट जिसपे आरबीआई पैसा लेता है कॉमर्शियल बैंक से। राइट, क्लियर हो गया होगा। अब आपको याद रखना है, जब लोगों के पास पैसा कब हमें लगता है कि ज्यादा है तो आप रेपो रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट पे अगर लोन मिलेगा, ज्यादा रेट पे पैसा जो अवेलेबल रहेगा, तो बेसी बात है वो अपने नीचे वालों से भी क्या करेगी, ज्यादा रेट चार्ज करेगी, और ज्यादा रेट चार्ज करेगी तो बच्चे ओबेसी बात है वो कम लोन लेंगे लोग, तो इस वजह से आपके पैसे का संकुचन हो जाएगा। सेकंड वन देखिए, सेकंड वन आपको दे रखा है कि स्टैचुरी और रिवर्स रेपो रेट रहेगा तो इसे उल्टा कर दिया जाएगा सेम। इसके बाद देखिए स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, तो कंक्लूजन आप समझ गए होंगे। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो ये हमारा क्या रहेगा, एसएलआर, एक तो यही पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है टोटल जो बैंक के पास पैसा होता है, एनडीटीएल जिसको बोल देते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि जो आपको पेड करनी है आउटसाइडर को, यानी कि पेड करनी है बैंक को, डिमांड जो भी पैसा बैंक के पास आता है या तो उसे शॉर्ट टाइम में या तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए डिपॉजिट करना होता है। जो शॉर्ट टाइम पे कस्टमर की डिमांड पे पेड करना होता है उसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है बच्चे, और जो लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि एफडी जो हम करवाते हैं वो हमारा क्या रहेगा, टाइम डिपॉजिट हम बोलते हैं। तो जो भी टोटल बैंक के पास नेट पैसा आया है उसका कुछ परसेंट बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है, और कुछ पैसा रिजर्व की फॉर्म में खुद के पास रखना पड़ता है, ताकि जो भी जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था करंट अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में, तो जब वो डिमांड करने आई तो एट द डिमांड आपको देना पड़ेगा। वो होता है टाइम डिपॉजिट, और सॉरी डिमांड डिपॉजिट, और टाइम में क्या रहेगा, जितने 5 साल 10 साल जितने टाइम की एफडी करवाई होगी उसके बाद ही आप लोगे। तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट को जो पेमेंट करने के लिए, यानी कि जब वो आएंगे तो एट द डिमांड आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए कुछ पैसा उसको रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ता है खुद के पास। तो यहाँ पर काफी बार कंफ्यूजन रहेगा, जो खुद के पास रखना उसे क्या बोलना, और बैंक के पास कॉमर्शियल जो बैंक है उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं। तो सिंपल क्लैरिफिकेशन, एसएलआर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, तो जो बैंक को कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है एक फिक्स रेशो में, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, उसे बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। और जो उसे खुद के पास वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में बोलते हैं, खुद के पास रिजर्व रखना होता है उसे हम बोलते हैं एसएलआर स्टैचुरी लिक्विड रेशो। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका सीआरआर रहेगा ये रहेगा। अब देखिए अब क्या है, जब हम ये चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा कम हो तो ऑब्वियस सी बात है बैंक क्या करेगी, आरबीआई उस रेट को बढ़ा देगी। किस रेट को, जो आपका एसएलआर है, क्योंकि बैंक को जो है खुद के पास पैसा रखना होगा, या आप एक तरह से सीआरआर को बढ़ा दो, यानी कि ये कंडीशन लगा दे कि आपको ज्यादा पैसा खुद के पास या आरबीआई के पास रखना है, तो इस वजह से लोगों के पास पैसा क्या जाएगा, नेचुरल सी बात है कम जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, जब भी आपको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लानी है तो आप इसको क्या कर दोगे, एसएलआर और सीआरआर को दोनों को बढ़ा दोगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका है सेम बैंक रेट, एक बार सीआरआर ही कर लेते हैं। सीआरआर मैंने आपको बता ही दिया, बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड और सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द आरबीआई। टोटल जो भी उसके पास पैसा आया है उसका कुछ, जो मैंने बोला परसेंटेज या प्रतिशत के रूप में उसको जमा करवाना पड़ता है किसके पास, अपना आरबीआई के पास में। तो जो प्रतिशत जो है आरबीआई के पास जमा करवाएगा वो हमारा रहेगा सीआरआर। फिर आपको जो याद रखना, विद द इंक्रीज इन द सीआरआर, जैसे ही वो इंक्रीज करेगी सीआरआर तो बैंक क्या कर देगी, अपने लैंडिंग रेट को भी बढ़ा देगी। उधार देने वाला जो रेट है जिसपे ब्याज दिया जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, लोगों के पास पैसा कम रहेगा। ठीक है, अब द लास्ट वन जो आपको दे रखा बैंक रेट। बैंक रेट क्या रहेगा, सेम उसी के जैसा है, बस फर्क ये है ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इट इज अ लॉन्ग टर्म रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द अदर बैंक। ये वो रेट होता है फ्रेंड्स जिस पे आपका सेंट्रल बैंक यानी कि आपका आरबीआई जो है वो पैसे लोन देता है या उधार देता है किसको, आपके कॉमर्शियल बैंक को, और ये किसके लिए रहता है, लॉन्ग रन के लिए। अब सेम इसके लिए आपको देखना है कि इसमें बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे। इंक्रीज इन द बैंक रेट विल
इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, कि अगर सीधी सी बात है बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो जो आपका कॉमर्शियल बैंक है उसी को ज्यादा दर पर जो है पैसे अवेलेबल हो रहे हैं, तो वो नीचे वाले जिसको कस्टमर को देना उसको भी ज्यादा ही रेट पे देगी। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। इसे काफी सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे ही पूछे जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप डेफिनेटली आंसर दे दोगे। इसके बाद देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें जो है आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में जाकर परचेज करती, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है बॉन्ड है। तो जब उसको लगता है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो कैसे उसके पास आएगा, तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा तो वो खुद क्या करेगी, सिक्योरिटी को सेल कर देगी। तो वो सेल करेगी तो लोग परचेज करेंगे, उनका पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही परचेज के केस में उल्टा कर देंगे हम। तो ये हमारा रहेगा बेसिकली। अब देखिए तब आपको आंसर देना फर्स्ट क्वेश्चन का, क्रेडिट विल कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट कब कम होगा। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि क्रेडिट कब सिकुड़ता है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्रेडिट रेट इज लोवर्ड। बताइए, क्रेडिट रेट कम होगा, बैंक रेट कम होगा तो क्या आपका क्रेडिट सिकुड़ेगा? नहीं, क्योंकि बैंक रेट कम होगा तो कम रेट पे जो है पहले कॉमर्शियल बैंक को कम रेट पे पैसे मिलेंगे, फिर वो बाकी लोगों को भी कम रेट पे देंगे, तो इससे तो आपका इंक्रीज होगा क्रेडिट, ये नहीं हो सकता। फिर सेम इसने बोला है रिवर्स रेपो रेट जो है, रिवर्स रिक्वायरमेंट बोला इसने, रिवर्स रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी बताया था आपको, उसको लोअर कर दिया जाए, तो अभी मैंने बताया। तो इस केस में भी क्या है, ये भी आपका नहीं रहेगा। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो देखो जब आप बाय करोगे तो पैसा आपके पास आएगा या जाएगा, ये देखोगे आप। बाय करोगे तो ऑब्वियस ही पास है आपका जो है, आपका पैसा लोगों के पास जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट या लास्ट वन जो आपको दे रखा है, बैंक रेट इज रेज्ड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब आपकी बैंक की दर वो बढ़ा दी जाएगी तो आपका क्या रहेगा, जो आरबीआई है वो क्या करेगी, ज्यादा रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी, वाणिज्य बैंकों को, और वाणिज्य बैंक भी जो अपनी लैंडिंग रेट है उसको बढ़ा देंगे, और जो नॉर्मल जो पर्सन या कस्टमर वहां पर डिमांड करेंगे लोन की, उनको ज्यादा रेट पे मिलेगा, इस वजह से वो कम लोन की डिमांड करेंगे और आपका जो उधार है वो संकुचित हो जाएगा, या आप कह सकते हो दूसरी फॉर्म में कि मार्केट के अंदर जो भी पैसा है वो आपका कम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐसे करें, सिर्फ ये नहीं कि हमें क्वेश्चन एक कंप्लीट करना, दो कंप्लीट करना। मींस ये है कि अगर आपने ये एक क्वेश्चन किया तो इससे रिलेटेड 10 कॉन्सेप्ट थे, 10 हमने डिस्कस कर लिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इससे इर्द गिर्द कहीं भी वो जाएगा तो वो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। तो होप सो आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चीजें अगर आपको कंटिन्यू रखनी है सीरीज को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सेकेंडली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसके बाद आपको दे रखा है विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज अ नो सेटिस्फैक्शन सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। एक इंटरनल चेक का अगर सिस्टम है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, काफी तरह के हमने ऑडिट पढ़ी थी, तो आपको बताना है कि कौन सी ऑडिट जो है वो आप फॉलो करते हैं, या कौन सी ऑडिट जो वो आपकी अच्छी रहती है। तो जब भी हम ऑडिटिंग करते थे तो सबसे पहले हम ये देते थे कि इंटरनल चेक का सिस्टम हमारा कैसा है, अगर संतुष्ट है तो सिर्फ ओवरव्यू वाली ऑडिट भी आप ले सकते थे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें हमने पढ़ा था इंटेंसिव ऑडिटिंग करते, तो काफी सारे टाइप पढ़े थे, तो वैसे ही इसने बोला है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो अपने इंटरनल चेक सिस्टम से तो आप कौन सी ऑडिट करोगे। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है कंटिन्यूस ऑडिट। आंसर तो वैसे यही है, कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब है आप अंदर वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, जो आपके अकाउंट मेंटेन किए जा रही है, इंटरनल जो चेकिंग सिस्टम है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको बार बार चीजें जो है ऑडिट करवानी, मतलब रेगुलरली आप ऑडिटिंग की प्रोसेस है वो करते रहोगे, वो आपकी होती है कंटिन्यूस ऑडिट। क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं है तो बार बार आप ऑडिट कराओगे, तो कंटिन्यूस ऑडिट आपकी रहेगी। फिर आपको बोल रहा है पीरियोडिक ऑडिट। पीरियोडिकली ऑडिट कौन सी होती है, जो आपकी पर्टिकुलर टाइम बेसिस पे होती है,
जिसमें हमने बोल दिया कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको एक ऑडिट करवानी है, वो आपकी पीरियोडिक ऑडिट होगी, यानी कि उसी टाइम के लिए आपकी है स्पेसिफिक, तो पीरियोडिकल ऑडिट होती है, तो ये आपका नहीं रहेगा। बैलेंस शीट ऑडिट तो सिर्फ बैलेंस शीट के चेकआउट की जाएगी। मैनेजमेंट ऑडिट है तो वो मैनेजमेंट का चेकआउट करेगा, तो यही बेसिकली है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑडिट क्या होगा। ऑडिट क्या होता है बच्चे? ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आपका ऑडिटर है वो वाउचर के बेसिस पर, जो भी आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर है, उसके बेसिस पर ये देखता है कि जो अकाउंट बने हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, वो हमारी ऑडिटिंग होती है। वो पॉइंट ऑफ व्यू या विचार रखता है कि आपके खाते वो सही बनाए गए या नहीं बनाए गए, ये आपका होता है ऑडिटिंग की प्रोसेस। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर इंटीरियर डेकोरेटर। मैंने कहा था कि आपको कॉस्टिंग के मैंने कुछ टाइप करवाए थे आपको, और मैंने बोला था हर एग्जाम में ऑलमोस्ट जो है इससे पूछा ही जाता था, तो काफी तरह के मैंने आपको बताई थी चीजें, होप्स आपको याद होंगी। अगर नहीं, अगर आपने देखी तो पहले वाली जो वीडियो वो विजिट कीजिए, उसमें सारी जो टेक्निक है वो हमने अच्छे से डिस्कस करी है। इंटीरियर डेकोरेटर कौन होता है बच्चे? जो जैसे आप घर को डिजाइन करवा रहे हो, एक तरह से आपको बताना कि ऐसा फर्नीचर लगेगा, ऐसा, जो अगर ऑफिस का अगर आप करवा रहे हो कि ऑफिस का डिजाइनिंग करवा रहे हो, तो आप ये बताओगे कि मेरा इस कलर की ये वॉल होगी, ऐसा मुझे फर्नीचर चाहिए, ऐसी, मतलब हर एक चीज आप बताओगे, वो इंटीरियर डेकोरेटर होगा। उसमें क्या है, आप चीजें बता रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो उसको पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा, जब आप पर्टिकुलर ऑर्डर या पर्टिकुलर चीजें उसको बता रहे हो। सेकेंडली देखिए, हमने बोला था प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सा होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग वो होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, जब जो है आपका काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे शुगर केन का हमने एग्जांपल लिया था, वो आपका क्या रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगा। और इसके बाद होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग की जब भी बात आए तो आपको याद रखना है, जब सर्विस सेक्टर की, यानी कि ऑपरेटिंग जो कॉस्टिंग होती है, सर्विसेज की जो कॉस्टिंग के लिए मेथड यूज किया जाएगा वो हमारा रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको क्या देखना था, इंटीरियर डेकोरेटर, यानी कि पर्टिकुलर जब आप ऑर्डर देके, स्पेसिफिक ऑर्डर देके कोई भी चीज करते हो, तो वो आपका किसके अंदर रहेगा बच्चे, जॉब कॉस्टिंग के अंदर रहेगा। अगर आपको चीजें, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी तक अगर आपने सिलेबस ही कवर अप नहीं किया है, तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, तो आप KDDT जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़ सकते हैं। उस पे जो है कॉमर्स का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, और एक ही PDF या एक ही 2-3 वीडियो मिलेगी हर सब्जेक्ट की, उससे आपकी सारी चीजें हमने, जैसे मैं अभी करवा रही हूँ वैसे ही हर एक चीज को काफी डीपली तरीके से करवाया है। ऑलमोस्ट अगर आप वीडियो भी देख लेता है कोई बच्चा 2 बार, तो भी उसका डेफिनेटली सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। आपने होप सो अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी होगी। फिर भी अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हो तो आप KDDT ऐप के साथ जुड़ सकते हो। बाकी उस ऐप पर और भी सभी चीज़ों से रिलेटेड बैच है। अगर आप कोई भी फ्रेंड है, आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव लेना चाहता है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। तो देखिए हर एक बेटर फैकल्टी के साथ वहां पर आपको चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कि कौन सा जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो आपको पता ही होगा क्या होता है, एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक सेमी वेरिएबल होती है और एक वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, चाहे आपका प्रोडक्शन का लेवल कुछ हो, आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है बच्चे, वो कॉस्ट होगी जो आपके प्रोडक्शन के साथ साथ में क्या होती रहेगी, आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी। सेमी वेरिएबल दोनों का वो होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपको बेसिकली दिया गया है कॉस्ट से, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट चीजें होंगी वो आपकी क्या रहती है, बेसिकली आपका डायरेक्ट वेजेस था, तो वो सारी मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था, वो आपका वेरिएबल में आता है। तो देखिए क्या ऑप्शन दे रखे, प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो आपको पता ही है, आपको पेड करना ही करना पड़ेगा, तो ये तो वेरिएबल हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो। तो वेरिएबल कॉस्ट में याद रखना, लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ में चीजें चेंज होती रहेंगी, उत्पादन के स्तर के साथ में चीजें चेंज होगी, वो हमारा क्या रहेगा, आपका एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट
रहेगा, परिवर्तनशील लागत जिसको बोल देते हैं। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो आपको पता ही है कैपिटल पे है तो इसका तो कोई फिक्स है, आपने जो कैपिटल लगा दी वो पेड करना ही करना पड़ेगा, तो उस पर तो कोई सीन ही नहीं होता कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कितना है कितना नहीं। फिर ये कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो इसका भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई रोल नहीं, तो डेप्रिसिएशन तो जो लगेगा वो आपको पेड करना है, वो तो आपका फिक्स नेचर का ही रहता है। तो इसके बाद बचा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो ये बच्चे रहेगा हमारा आंसर, ये हमारी रहेगी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? इसमें रीजन क्या रहता है, इसमें रीजन ये रहता है बच्चे कि जो आपकी जितना मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट वो रहेगी जो किसी भी लेवल ऑफ एंटरप्राइज में किसी भी लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है उसके साथ में जुड़ी होती है। आप उत्पादन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा मटेरियल यूज करोगे तो कॉस्ट भी आपकी क्या रहेगी, प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, आप मटेरियल ज्यादा यूज करोगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे मटेरियल आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है which of the following is a planned result then an enterprise aims to attain। मतलब क्या कि ऐसा एक प्लान रिजल्ट होता है जिसे जो एक एंटरप्राइज है वो पाना चाहती है। तो क्या रहेगा, देखो मतलब ये कहना चाहता आपने पहले प्लान किया और फिर आप कोशिश करते हो कि वो मुझे अचीव हो जाए। जैसे आपने अभी ये सोचा कि मुझे एग्जाम में 70 मार्क्स लेने हैं, मेरा डेफिनेटली जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी। वैसे ही आप प्लान करते हो कि मुझे इतना जो स्कोर चाहिए या इतनी जो सेल करनी, उसी के बेस पे सारी आप प्रोसेस करोगे, उसको अचीव करने के लिए सारी चीजें की जाएंगी। तो वो क्या रहेगा, सबसे पहले दे रखा आपको फोरकास्ट। तो फोरकास्ट तो बच्चे एक सिर्फ अनुमान होता है कि चीजें क्या रहेंगी, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर आपको दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया था कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को लगाने से जो कॉस्ट आएगी वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, तो ये भी आपका नहीं रहेगा। फिर आपको दे रखा प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि उत्पादन की लागत, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है क्योंकि इसको तो आप क्या पाना क्या ही चाहोगे। फिर आपको दे रखा बजट, तो बजट ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बजट क्या होगा, आप एक क्वांटिटिव फॉर्म में पहले से डिसाइड करोगे कि मुझे इतना टारगेट, जैसे सेल का आपने बजट बनाया, सेल का आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे 5 लाख 10 लाख इतने की जो है चीजें चाहिए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करोगे, प्लान करोगे, अपना सारा प्रोसीजर करोगे और लास्ट में आप देखते हो कि कितना एक्चुअल में मैंने अचीव किया है, क्या मैंने 10 लाख सेल सोची थी उतना मैंने अचीव कर लिया या नहीं कर लिया। फिर आप एक्चुअल से और उसको मेजर करोगे और डेविएशन निकालते हो, उस पर काम करते हो, वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी इंक्लूड हो जाती है। तो वही सेम है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बजट। चलिए, अगर अभी तक आपने जो चैनल को विजिट मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो होप सो आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीचर को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि वो आपके लिए कुछ करा है तो आप भी उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है Which among the following is the fundamental rule of recording the transaction into the nominal account। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में जो आप क्या रूल रहेगा, सीधी सी बात है कि आप जो लेखा जोखा करते हो, लेन देन करते हो, उसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल रहेगा, तो वो आपको बताना है। बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, आपने अभी तक यही नहीं पता होगा कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो टाइप्स की अगर पूछा जाए टाइप्स पे तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू अप्रोच। ये पहले भी क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है। अप्रोचेस के बेस पे दो तरह की आपकी अप्रोचेस रहती है, एक आपकी मॉडर्न अप्रोच होती है, एक दूसरी आपकी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो 3 तरह के रहते हैं देखिए, और दूसरा आपका होता है मॉडर्न अप्रोच। देखिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न, मॉडर्न में देख लिए, मॉडर्न में रहेंगे आपके 5 जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, और रहेगा अगर ट्रेडिशनल अप्रोच तो ट्रेडिशनल में हमारे रहेंगे बेसिकली 2 तरह के, एक होता है हमारा रियल जो रहेगा पर्सनल, ट्रेडिशनल में हमारे रहेंगे 2 तरह के, बेसिकली आप लोगों ने यही पढ़े होंगे, तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल है आपका और दूसरा रहता है इम्पर्सनल। पर्सनल में आपके 3 तरह के, पर्सनल में वो रहेगा जिसका जो अस्तित्व है वो एज अ कहोगे पर्सन है, यानी कि पर्सन की कैटेगरी में, और इम्पर्सनल को छोड़कर बाकी सारे, पर्सन को छोड़कर बाकी हमारे किस में आ जाएंगे, पर्सनल में, इम्पर्सनल में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पर्सनल में।
तो पहली बात तो आपसे रूल पता होना चाहिए। पर्सनल का रूल की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल रहता है। और पर्सन में भी 3 टाइप्स के रहेंगे। पहला होता है आपका नेचुरल पर्सन जिसमें राम श्याम मोहन रहेगा। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन जो एज अ नेचुरल पर्सन तो नहीं होता बट बाय लॉ उसे राइट दे दिया जाता है कि जैसे एक नेचुरल पर्सन है वो काम कर सकता है, अपने नाम से सिक्योरिटी को बाय सेल कर सकता है, अकाउंट ओपन कर सकता है, वैसे ही जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी कर सकता है। इसमें आपके बैंक वगैरह आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन आ जाती है। इसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट का मतलब होता है जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, नॉमिनल जो हम पढ़ते प्रीपेड है, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएंगे। जैसे फिर हमने कहा था इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में हमारे रहेंगे 2, एक होता है रियल और दूसरा होता है आपका नॉमिनल। रियल बेसिकली हमारा रिलेटेड होता है असेट से, तो अगर इसका रूल पूछा जाए तो आपको याद रखना है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मींस जो आता है उसको डेबिट कर दो और जो जाता है वो क्रेडिट कर दो। रियल में भी असेट देखी जाती है टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल जिसे टच कर सकते हो, इनटेंजिबल जिसे टच नहीं कर सकते। फिर हमारा रहेगा नॉमिनल, और नॉमिनल के लिए हम क्या रूल करते हैं, नॉमिनल के लिए हमारा रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम, यानी कि सारे जो हमारे खर्चे होने वाले हैं उन सारे खर्चों को हम डेबिट कर दे और सारी जो इनकम है उनको क्या कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जब भी नॉमिनल अकाउंट के आगे, नॉमिनल जो अकाउंट है, नॉमिनल जो हम पढ़ते हैं डेबिट वाला, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम, सारी खर्चों को डेबिट करना, सारी इनकम को क्रेडिट करना, जब भी इसके साथ में प्रीफिक्स या सफिक्स, ठीक है, जिसमें हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग या प्रत्यय है, वो जोड़ दिए जाए तो बच्चे वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग आपकी सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको शो करती है, ये उस एम्प्लॉयज को शो करती है जिनकी सैलरी हमारी क्या है, बकाया है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर जो है हमारा पहला देता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर अभी तो हमने पढ़ा, ये हमारा पर्सनल का होता है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट, कैश गया टू कैश, तो वो हमारा क्या रहेगा, असेट रियल वाला हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है डेबिट एक्सपेंस लॉस एंड क्रेडिट गेन एंड इनकम, ऑब्वियसली बात, इसने पूछा क्या था आपका नॉमिनल, तो यही हमारा हो जाएगा, सारे खर्चों को डेबिट, सारी इनकम को क्रेडिट। लास्ट वन दे रखा है डेबिट वैल्यू रिसीव्ड एंड क्रेडिट वैल्यू गिवन, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये हमारा रहेगा बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो सारी चीजें जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। देखिए, चीजें आप सेल्फ स्टडी से भी कर रहे होंगे, बट फर्क क्या होता है, चीजों को आप उस वे से करो कि आपको बार बार जो है कहीं भी दिक्कत ना रहे, कॉन्सेप्ट पे बेसिकली काम करो। और काफी सारे बच्चों के जो कमेंट आते हैं कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो, तो पहले आपको जो आपके चारों अकाउंट दे रखे हैं सब्जेक्ट में वो आपको करने हैं, फिर आपको जीएसटी दे रखा है, टैक्स दे रखा है, स्टैट दे रखा है, इनसे कॉस्ट दे रखा है, इनसे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हर बेहतर तैयारी करने के लिए आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि आपका कंपटीशन कहाँ पर है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंट इज ओड वन आउट, कि कौन सा जो है इनमें अलग है। जैसे ये रीजनिंग में होता है कि कौन सा जो है फीचर के बेसिस पर इनसे अलग है। तो सबसे पहले दे रखा ऑफिस फर्नीचर या इक्विपमेंट। ऑफिस फर्नीचर या इक्विपमेंट जो होता है बच्चे, वो हमारा क्या होता है आपको पता ही होगा, वो क्या होता है एक तरह से हमारा फिक्स एसेट होती है। फिर आपको दे रखा है फ्री होल्ड लैंड। देखो, फर्नीचर जो रहेगा वही सेम आपको फर्नीचर इक्विपमेंट दे रखा है, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, ये भी आपका फिक्स एसेट ही रहेगी। फिर इसका दे रखा आपको प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी आपको एक तरह से एसेट ही दे रखी है, आप ये देखो। ठीक है, और ये आपको दे रखा रॉ मटेरियल, तो बेसिक बात है ये आपका अलग रहेगा। तो ये हमारा स्टॉक है किसका, रॉ मटेरियल का है, तो ये इन सबसे क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, 11th का ही आपको आता ही होगा, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द पीरियड एट द एंड ऑफ पीरियड इज कॉल्ड। ये कहता है कि साल के अंत में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है।
तो सारी ही चीजें हम देख लेते क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले कहता है वित्तीय स्थिति। तो जब भी वित्तीय स्थिति की बात आए, फाइनेंशियल पोजीशन की बात आए, तो हमें हमेशा जानना है बैलेंस शीट पे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ऐसे ही करेंगे कॉन्सेप्ट को कि आपको जो है पढ़ने में भी मजा आएगा और आपकी चीजें भी अच्छी होती चलेंगी। बैलेंस शीट, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, तो हमेशा आपको जाना है बैलेंस शीट पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस शीट जो है वो एक टाइम के लिए बनाई जाती है। मतलब क्या कि जैसे आपको बोल दिया पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, तो आपको याद रखना जिस डेट पे बनाई जाती है ये उसी डेट के लिए वैलिड होती है। ये एक साल के दौरान नहीं, यानी कि जिस टाइम के लिए, जिस डेट पे, जैसे आज बनी 31 मार्च अगर लिखा हो तो ये उसी दिन के लिए वैलिड है। थोड़ी देर बाद ही वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये साल के लिए दौरान, जैसे बोलते हैं ना ड्यूरिंग ऑफ द ईयर, वैसे नहीं होगी, इस पे डेट मेंशन होती तो उसी डेट के लिए वैलिड रहती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट जो है वो आपकी स्टेटमेंट है या अकाउंट है। बैलेंस शीट जो है बच्चे आपकी रहेगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे बोला जाता है, जिसपे डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं होता, यानी कि जितनी अमाउंट आपने डेबिट में डाली उतनी हम क्रेडिट में नहीं डालते। तो ये हमारी क्या रहेगी, आपकी एक स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट को कहाँ पे दिखाया जाता है। तो आपको याद रखना है बैलेंस शीट को जो है वो आप शेड्यूल 3 और पार्ट, देखिए बनाया जो जाएगा, पहले हमेशा आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, लेकिन बाद में बैलेंस शीट। लेकिन जब भी आप इसका आंसर दोगे तो पहले आपको याद रखना, पहले बैलेंस शीट आप देखोगे तो आपको याद रखना शेड्यूल 3 पार्ट ए या 1 आपको ऑप्शन में जैसे भी दे रखा हो वो हमारा रहेगा। चलिए बैलेंस शीट से ये जो है बेसिकली क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वो आप सभी को पता होगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट हमारी रहेगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है इससे, ये आपका रहेगा, ये जो बनाया जाता है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पता करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पता करने के लिए अगर अकाउंट बनाया जाता है तो वो ट्रायल बैलेंस रहता है। अगर इसकी दोनों साइड इक्वल है तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि हमारी चीजें ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो हमारे खातों में कोई भी गलती नहीं है। गलती हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन है वो हमारी गलती हो सकती है, कोई प्रिंसिपल की गलती हो सकती है। ये सिर्फ मैथमेटिकल गलती को देखता है, प्लस माइनस को ही देखता है। इसके बाद दे रखा आपको ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस हम एक ही बना लेते हैं, बट जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो आपको पता होगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, इससे जो आपको पता चलता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट पे किसका रूल लागू होगा। तो वही नॉमिनल अकाउंट का डेबिट साइड में सारे खर्चे डाल दिए जाएंगे और क्रेडिट साइड में जो सारी इनकम है कहीं से आपको जनरेट हो रही है तो वो आपकी रहेगी, वो हमारा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट लॉस रहेगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपका बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वही सेम, इस पे किसका रूल लागू होगा, तो नॉमिनल का रूल रहेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने यही रूल लागू किया, यहाँ पे भी लागू किया, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस जो होता है बच्चे, तो आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपके डलते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डलते हैं और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो डलेंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो उस चीज से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। और इनडायरेक्ट में जो आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे ट्रेड एक्सपेंस आपका था, जैसे ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ था तो आप याद रखोगे ऑफिस की सैलरी है वो सारी हमारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दूसरा जो कहाँ पर जो है इसका परफॉर्मा या गिवन है, तो आपको याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस जो वो शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 और पार्ट हमारा अभी हमने क्या कहा, बनाया पहले जाएगा, लेकिन पार्ट हमेशा याद रखना या तो 2 गिवन होगा या आपको बी गिवन होगा। तो पार्ट 2 में जो इसका परफॉर्मा गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन चाहे हमारे पास ही कंप्लीट हो लेकिन ऐसे होंगे, उस 5 से आप 10 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपके 10 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगे, तो 50 कॉन्सेप्ट एकदम आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हो तो अपना
जुड़े रहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वेस्टिंग एसेट? वेस्टिंग एसेट किसे बोलते हैं या कौन सी जो है इसमें शामिल नहीं है? तो वेस्टिंग एसेट कौन सी होती है? जो टाइम अगर आप उसे लगातार यूज करते रहो तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, वो हमारी स्पेशली इसके अंदर आती है। जैसे कि हमने नॉर्मली पता ही है, तो नोट पूछा इसने कि कौन सी नहीं होगी, तो आपको मैंने बता दिया कि जो आपका एक टाइम के बाद, जैसे आपकी खाने वगैरह होती है, आपने देखा होगा खनिज जो हम बोलते हैं कि पेट्रोलियम है, कि अगर लगातार उसे यूज कर लिया जाए तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही सेम चीजें हैं, तो वो इसने दे रखा है। तो आपको दे रखा पहला ऑप्शन माइन है, खाने जिसको बोल देते, तो ये भी आप ओबेसी बात है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपका वेस्टिंग एसेट रहेगा। इसके बाद क्वेरीज है, ये भी आपका रहेगा। यहाँ पर सीधा ही ऑप्शन दिख रहा है आपको पेटेंट, ये नहीं रहेगा बच्चे। ये क्या होता है, हमारी इंटेंजिबल असेट होती है। क्या होती है आपकी इंटेंजिबल असेट आपकी रहेगी, पेटेंट है, गुडविल है, इंटेंजिबल असेट आपकी रहेगी। ठीक है, पत्थर की खाने जिनको बोल देते, तो ये भी एक टाइम के बाद यूज आपकी रहेगी। ऐसे ही मैंने आपको पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया, तो आपके तेलाशे, ये भी सारे हमारे क्या रहेंगे, वेस्टिंग एसेट रहेंगे। तो आपका पेटेंट जो है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है। इसके बाद सेम वैसे ही जैसे लास्ट मैंने दे रखा था, तो गुडविल के बारे में पूछा कि गुडविल आपकी क्या रहेगी। तो गुडविल है जो आपकी, आपको पता है फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। फिक्स एसेट है, बट फिक्स एसेट में भी पार्ट होता है क्या, वो गुडविल जो है आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि किसकी गुडविल कैसी रही है। इसके बाद आपको दे रखा करंट भी आपका नहीं होता, जिसको एक साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी करंट एसेट होती है। फिक्स एसेट जो है एक साल से ज्यादा का टाइम होता है, वो आपकी फिक्स एसेट रहेगी। और आपकी टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, बिल्डिंग है, लैंड मशीनरी, वो सारी आपकी टेंजिबल एसेट होती है। चलिए, अगर आपका जो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तभी जो है हम चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। काफी सारे बच्चों की जो डिमांड थी, काफी अच्छा आपने सपोर्ट किया, पहले जो वीडियो है इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा, तभी हमने ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये बनाई है। इसके बाद कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड अगर नहीं है तो क्या दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखना, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा, ना ही कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही चीज दी जाती है बेसिकली वहां पर, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। और वो क्यों दिया जाता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना होता है, वो हमेशा 6% की रेट से या तो मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब तो आपकी डिड ही नहीं है, तो इस केस में आपको 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा, कहता है जब पार्टनरशिप डिड नहीं है तो आपको जो लोन है वो कितना पेड करना पड़ेगा, तो 6% जो है आपको लोन के चार्जेस से लोन पेड करना पड़ेगा। एक सेकंड देख लेते कितना रहेगा आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर वाई फॉलोड written down value method and SLM straight line method of the depreciation during the 2006 और 2007। ठीक है, तो ये जो है मिस्टर वाई वो फॉलो करता है, या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और दूसरा कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कौन सा होता है बच्चे, वो मेथड होता है जिसमें जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो आपकी हर साल इक्वल, रिटर्न डाउन में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल क्या रहेगा, आपका कम होता, जो आपका बचती है ना वैल्यू, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। रेट तो ठीक है, हर साल जो वैल्यू बचेगी, पहले साल डेप्रिसिएशन निकला, जैसे 10 लाख रुपए पे पहले साल आपने 10% डेप्रिसिएशन निकाला, वो आपका आ गया 10,000, तो अगली साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 पे लगेगा। ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि 9,000, पहले साल 10,000 लगा, फिर 9,000 लगा, ऐसे लगेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या रहेगा, हर साल 10% बोल दिया तो वो हर साल जब तक वो है 10 लाख, मतलब 5 साल तक अगर चलेगी तो 5 के 5 साल ही 10 लाख पे लगेगा। ये होता है स्ट्रेट लाइन। कहता है कि पहली साल तो उसने क्या किया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया, दूसरी साल क्या कहता है, एसएलएम यूज कर लिया। तो ये जो है इसने कौन से प्रिंसिपल को तोड़ा, और ये भी मैंने आपको इतने अच्छे से करवाए थे 2-3 वीडियो में, जो है जब भी एमसीक्यू की क्लास हुई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता, तभी मैंने कहा था इनको अच्छे से क्रैम कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या आपके जो पॉलिसीज है
प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, तो वो आपके रहेंगे कन्वेंशन या आप कंजर्वेटिव जो हम पढ़ते थे वही देखा। तो सबसे पहले देखा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आप फ्यूचर के लॉसेस है उनको लेके चलो, फ्यूचर के इनकम को छोड़ दो। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है। और इसी के अकॉर्डिंग मैं बार बार रिपीट करती हूँ, स्टॉक की जो होती है वो हम कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, विच एवर इज लेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम रहेगी वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका एक एग्जांपल है। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा कंसिस्टेंसी, आपको दे रखा सेकंड वन जो मैटीरियलिटी। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कहता है कि सिर्फ रिलेवेंट चीजों को ही लिखो, फालतू की जो बकवास चीजें हैं उनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इशू क्या रहता है, मटेरियल का मतलब ये है, अभी जैसे एग्जाम है आपका, तो आपको एग्जाम में जो सिलेबस दे रखा है एग्जैक्ट वही चीजें पढ़नी है। ये नहीं कि यूट्यूब पे कुछ भी निकाला और वो आप पढ़ने लगे, नहीं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखना है, एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस दे रखा वही आपको पढ़ना है। और पहले क्या होता था, आपका सिलेबस नहीं तो आप कुछ भी जो है पढ़ते रहते थे, आपको पता ही नहीं होता था कि कहाँ से चीजें पूछी जाती कहाँ से नहीं। पेपर का तो अभी भी नहीं पता, लेकिन आपको डेफिनेट तो किया गया कि ये सिलेबस आपको पढ़ना, तो आप एक बार तो उसी से करोगे। वही सेम चीज है कि आपको वही चीजें पढ़नी है या वही चीजें आपको देखनी है जो आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है। इरिलेवेंट चीजों को आप छोड़ दोगे। तो इसमें क्या चीज बेसिक रहेगी बच्चे, ये बात रहती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि इशू ये रहता है कि कौन सी चीज रिलेवेंट और कौन सी आपकी इरिलेवेंट नहीं, मतलब कौन सी महत्वपूर्ण और कौन सी नहीं है। तो एक छोटा बिजनेस होता है उसके लिए छोटी ट्रांजैक्शन का भी मैंने एग्जांपल लिया था, वो भी आपका काफी, जो बड़ा बिजनेस है उसके लिए छोटी सी ट्रांजैक्शन कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन एक छोटा सा बिजनेस उसके 100 रुपए का लेन देन है वो भी महत्व रखेगा। तो वो यहाँ पर इशू रहता था, तो ये भी नहीं है। इसके बाद देखा कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको जो है रिकॉर्डिंग करनी होती है चीजों की, जिस वैल्यू पे आपने उसको परचेज किया है, बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जिसको कहते हैं, तो कॉस्ट वैल्यू पे ही आपको रिकॉर्ड करना होता है। ये हमारा रहता है कॉस्ट प्रिंसिपल। तो अब हमारा बचा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक आपको जरूरी ना हो, आपको जो मेथड्स हैं या जो पॉलिसीज हैं वो रिकॉर्डिंग की चेंज नहीं करनी चाहिए, तभी चेंज करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिज्ड रहोगे, चेंज परिवर्तन ही करोगे। आपको पता है परिवर्तन संसार का नियम है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं मुझे बैच परचेज नहीं करना, मुझे खुद से तैयारी करनी, व्हाटसोएवर, बट अपने आप ये देखिए कि क्या आपने पीछे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप आज कहां पर लाइव कर रहे हो, और जो आप आज डिसीजन लोगे उसके बाद आप कहां पर लाइव करोगे। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। सेम इस पे आपको फॉलो करना है। मतलब अगर जरूरत हो तो आपको चेंज करना चाहिए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है। बट ये नहीं कि हर साल ही आप चेंज करते रहो, अभी वहां से अभी यहाँ से। मतलब चीजें, अब पहले आपने क्या किया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया, फिर आपने क्या किया, आपने एसएलएम कर लिया, तो आप तुलना ही नहीं कर पाओगे ना, आपका इश्यू रहेगा। आपको पता क्या चलेगा, प्रॉफिट में चल रहे हो लॉस में चल रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या कहता है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है वो इसने तोड़ दिया। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये होता है कि आपको जो पॉलिसीज है, रूल रेगुलेशन है, वो रिकॉर्डिंग के वो आपके ऑलमोस्ट जो है वो सेम रखने चाहिए, चेंज नहीं करनी चाहिए। हाँ चेंज कर सकते हो बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपको लगे कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता तो आपका चेंज करना पड़ेगा। ओके देन अभी हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका नेक्स्ट सीरीज में। होप सो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और वीडियो और कंटेंट आपको कैसे लगा तो कमेंट में आप डाल सकते हो कि चीजें आपको कैसी लग रही है, तो ही जो है इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आप होप सो कि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इससे जो है एक टीचर का मोटिवेशन होता है, उसी के बेस पर वो चीजें फिर आगे लेके चलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।